कक्षा 11वीं कॉमर्स का विषय व्यवसाय अध्ययन अध्याय 4 व्यवसायिक सेवाएं चल रहा था, जिसका आज थर्ड क्लास है। सेकेंड क्लास में मैंने वाणिज्यिक बैंक अर्थात बैंकिंग सेवाओं के बारे में बताया था कि बैंकिंग सेवा किस प्रकार कोई व्यवसायी अपने व्यवसाय के लिए बैंक का उपयोग करता है, जिसमें हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, घर में बैठे बैठे पैसे का लेन देन करते हैं या बैंकों के माध्यम से पैसे का लेन देन करते हैं। बहुत सारे बैंकों के बारे में बताया था कि कितने प्रकार के बैंक होते हैं और उनके किस प्रकार कार्य हैं। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बीमा, व्यवसायिक सेवाओं में बीमा। बीमा क्या है? तो बीमा एक प्रकार से व्यवसाय की जोखिम है ना, व्यवसाय की जोखिम को कम करने के लिए हमको बीमा कराना पड़ता है। ये एक प्रकार की व्यवसायिक सेवा है। जैसे हमको अगर कोई दुर्घटना हो जाए या हमको कोई नुकसान हो जाए, तो हमको उस नुकसान से, उस क्षति से बचने के लिए हम जो बीमा कराते हैं उसको बोला जाता है बीमा। सुना, मानवीय जीवन का प्रत्येक क्षेत्र ही नहीं, स्वयं मानव जीवन जोखिम व अनिश्चितता से परिपूर्ण है। जोखिम मतलब जिसमें हानि हो, और अनिश्चितता मतलब निश्चित ना हो। आप कभी नहीं बोल सकते कि मैं बाइक चलाता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, मेरे साथ दुर्घटना नहीं होगा, ये अनिश्चित है। ये बोल सकते हो कि हाँ मेरे साथ दुर्घटना होगा तो कम क्षति होगी, किसी को ज्यादा क्षति होगी, किंतु ये कोई नहीं बोल सकता कि मेरे को क्षति नहीं पहुंचेगी। हो सकता है चलाते चलाते गाड़ी से गिर जाए, एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटना हो जाए, तो ये अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। मृत्यु, दुर्घटना व प्राकृतिक आपदा किसी भी समय आ सकती है, ये अनिश्चित है, बता के नहीं आती। इस दुखद घटनाओं को रोक सकने मानव असमर्थ है। आप इसको रोक नहीं सकते। हाँ, हो सकता है इससे आप कम नुकसान पहुंचे, लेकिन नुकसान होगा ये जरूरी है। आगे बोलता है, लेकिन इस पीड़ादायक दुखदायी घटनाओं की तीव्रता को कम किया जा सकता है। जैसे आपका बाइक है, एक्सीडेंट हो गया, आपको तो कुछ नुकसान नहीं हुआ, किंतु आपका बाइक पूरा खराब हो गया है ना, 1 रुपए का नहीं रहा, बाइक लाख रुपए की थी, अब वो एक्सीडेंट हो गई, पूरी क्षतिग्रस्त हो गई। तो अब बताओ 1 लाख रुपए का आपको नुकसान हो गया, क्षति हो गई, तो आप उसको रोक सकते हो, उसको बचा सकते हो? नहीं। लेकिन उस नुकसान से बच जरूर सकते हो, कुछ ना कुछ कारण से। उसी कारण को आगे पढ़ता हूँ। संपत्ति की क्षतिपूर्ति की जा सकती है, मतलब जो नुकसान हुआ है आप उसको पूरा करवा सकते हो, किसी न किसी माध्यम से आप पूरा करवा सकते हो। तो बीमा का प्रादुर्भाव यही कारण हुआ, अर्थात आप उस नुकसान से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, क्या किया जाए, तो नुकसान से बचने के लिए ही हमारा बीमा का जन्म है, बीमा का नुकसान से बचने के लिए। अब आगे बोलता है बीमा का अर्थ। बीमा एक प्रकार का करार है। करार मतलब होता है समझौता। हम लोग क्या करते हैं, बीमा वाली कंपनी से जाकर वहां समझौता करते हैं कि हम इतने लाख रुपए का बीमा कराएंगे और हमको भविष्य में अगर हमको कोई नुकसान होगा तो उसकी आप भरपाई करोगे। उस भरपाई के लिए हम लोग क्या करते हैं, किस्त बांधकर हमारा इंस्टॉलमेंट किस्त को जमा करते हैं बीमा के रूप में। सुना, इसके अंतर्गत एक पक्षकार यदि हम अपने आप को मानते हैं तो दूसरा पक्षकार क्षतिपूर्ति करने का वचन देता है। तो दूसरा पक्षकार कौन हो गया, बीमा कंपनी, या इसके प्रतिफल प्राप्त करने के बदले किसी निश्चित घटना के घटित, किसी निश्चित घटना, कोई भी घटना हो सकती है, जैसे आप अपनी मृत्यु हो गई हो या दुर्घटना हो गया हो, या आप सामान ला रहे थे तो सामान गोदाम में रखा था, आग से नष्ट हो गया होगा, मतलब कोई भी घटना घट जाए जिसकी क्षतिपूर्ति आपको मिल सके, ऐसी घटना होने पर एक निश्चित द्रव्य राशि, एक राशि, कुछ भी राशि होगी जिसकी आप बीमा कराए होगी, राशि के भुगतान करने का वचन देता। मतलब आपको दूसरा पक्षकार, आप एक पक्षकार हो गए तो दूसरा पक्षकार आपको वचन देता है कि भविष्य में यदि कोई घटना घट जाए जिससे आपको क्षति हो तो उसकी कुछ राशि आपको क्या मिल जाएगी, प्रतिफल के बदले प्राप्त हो जाएगी। बीमा जोखिम की सुरक्षा प्रदान करता है, मतलब आपको जो हानि हुई उससे सुरक्षा प्रदान करता है, या जोखिम का आशय हानि की संभावना से है। जोखिम क्या है यहाँ पर, हानि यहाँ पर किसी भी प्रकार की हो सकती है, चाहे दुर्घटना वाली हानि हो सकती है, आग लगने से हानि हो सकती है, मृत्यु हो सकती है, कोई भी हानि होगी उससे आपको बचाने का काम कौन करता है, बीमा वाला करता है। परिभाषा पढ़ रहा हूँ, सुनना। बोलता है मैकगिल के अनुसार बीमा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनिश्चितता के स्थान पर निश्चितता स्थापित की जाती है। जैसे आप बीमा करा लिए हो तो आपको पता है, अगर जैसे कोई जीवन बीमा करा लिया है ना, तो अगर उसके घर में कमाने वाला केवल एक व्यक्ति है और अगर वो मर जाता है तो सोचो उसके परिवार का क्या होगा। तो इसलिए अगर वो बीमा करवा लेता है तो अनिश्चित, मतलब वो निश्चित नहीं है कि कब मरेगा। अगर वो आदमी मर जाता है तो उसका बीमा का पैसा से उसके परिवार का पालन पोषण हो सकता है, मतलब अनिश्चितता के स्थान पर निश्चितता मतलब स्थिर हो सकता है। आगे बोलता है
विलियम बेबरजी के अनुसार बीमा जोखिम की सामूहिक वचन को कहते हैं। ठीक, ऐसी 3-4 परिभाषा और है, उसको आप पढ़ लेंगे। मैं एक उपयुक्त परिभाषा पढ़ रहा हूँ, सुनना। उपयुक्त परिभाषा में बीमा का अर्थ पश्चात एक उपयुक्त परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। बीमा एक ऐसी संविदा, संविदा मतलब समझौता, जिसके अनुसार किसी प्रतिफल के बदले एक पक्षकार, किसी प्रतिफल के बदले एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को किसी घटना के घटित होने पर एक निश्चित राशि देने के लिए सहमत होता है। आप अगर किसी अन्य पक्षकार से सहमति मतलब संविदा करे हो, समझौता करे हो, तो दूसरा पक्षकार आपको ये वचन देगा कि आप भविष्य में यदि कोई घटना घट जाती है तो आप उसके बदले राशि प्राप्त कर सकते हो। ठीक, उसके बाद बीमा की विशेषता, लक्षण बताया। पहला, बीमा का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण सहकारिता है, मतलब हम की भावना, हम आपका मदद करेंगे, ये भावना है। ठीक, सहकारिता के सिद्धांत पर बीमा आधारित है। ये नहीं बोल सकता कि दूसरा बोलता है बीमा के लिए जोखिम का होना आवश्यक है। आप बीमा किस पर मांगोगे, किस पर हानि होना जरूरी, तभी आप बीमा का पैसा मांग सकते हो। वह जोखिम व्यक्ति व वस्तु से संबंधित होता है, चाहे आपको नुकसान हो चाहे आपकी संपत्ति को नुकसान हो, किसी ना किसी चीज की हानि होगी तब बीमा आवश्यक होगा। आगे बोलता है जोखिम पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। पर्याप्त मात्रा में जैसे ज्यादा नुकसान, में बताया ना भी 1 लाख रुपए की बाइक थी, आप ठोक दिए जाके या दुर्घटना हो गई किसी कारण आपके बाइक पूरा का पूरा नष्ट हो गया, खराब हो गया, तो वैसी स्थिति में आप उस पर बीमा राशि क्लेम कर सकते हो, दावा कर सकते हो कि हमारी राशि हम बीमा करवा के हमारी जो बाइक है वो पूरी खराब हो गई है, इसके बदले आप पैसा दो, तो बीमा की राशि ज्यादा होनी चाहिए। अगला बोलता है 2 पक्षकार का होना आवश्यक है, एक बीमित और एक बीमा कराने वाला। उसके बाद बोलता है बीमा की राशि निश्चित होनी चाहिए। आप बता दो कि बीमा कितने रुपए का, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 15 लाख, ये निश्चित होता है। बीमा के लिए दी जाने वाली प्रीमियम की राशि एवं समय निर्धारित हो, जैसे आप 2 लाख का बीमा कराए तो कितने साल के लिए बीमा कराए हो और हर साल कितना प्रीमियम उस पर भरोगे, ये निश्चित होना चाहिए। ये बीमा की विशेषता। अब बीमा के प्रकार आता है, तो शॉर्ट में आप समझ लो, समझा देता हूँ। पहला जीवन बीमा, ये तो पता है हर एक व्यक्ति अपना जीवन बीमा करा कर रखता है। अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके मरने के बाद उसकी धनराशि जो बीमा कराया था उसकी धनराशि उसके पक्षकार या बीमित व्यक्ति या उसके नॉमिनी जिसको बोला जाता है, जिसको वो बता के गया है कि मेरे मरने के बाद इस व्यक्ति को पैसा दे देना, तो उस व्यक्ति को पैसा मिल जाता है, तो जीवन बीमा उसी को बोलते हैं। दूसरा बोलता है अग्नि बीमा। अग्नि बीमा मतलब जैसे आपका सामान कहीं पर रखा हुआ था, गोदाम में आग से नष्ट हो गया, जल गया, आपकी बाइक रखी थी, एकाएक आग लग गया, है ना, घर में देखना कभी कभी आग लग जाता है ना, शॉर्ट सर्किट के कारण, तो इस प्रकार का अग्नि बीमा से बचने के लिए हमको अग्नि बीमा करवाना पड़ता है। समुद्री बीमा, समुद्री बीमा मतलब होता है जैसे आप सामान एक स्थान से दूसरे स्थान समुद्र के मार्ग से लेके आ रहे हो, है ना, बाहर समुद्र के मार्ग से लेके आ रहे हो, तो समुद्र में देखना एकाएक हवा तूफान, है ना, पानी की लहर बहुत ज्यादा हो जाने से पूरा एकाएक नाव डूब जाता है, तो उस सामान से या उस क्षति से बचने के लिए आपको समुद्री बीमा कराना पड़ता है। स्वास्थ्य बीमा तो मालूम है, अगर हम अपना बीमा कराए है ना, तो जैसे हमारा हाथ पैर खराब हो गया, आंख खराब हो गया, किडनी खराब हो गया, तो ये स्वास्थ्य बीमा होता है। हम अपने सामान का, जैसे हमारे आंख लगा हुआ है, हाथ है, पैर है, तो हम इसमें क्या करा सकते हैं, बीमा करा सकते हैं, तो इसको स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है अग्नि बीमा और समुद्री बीमा में अंतर, है ना, इसको आप लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद आता है बीमा के प्रमुख सिद्धांत। पहला सहकारिता का सिद्धांत, सहकारिता का पढ़ रहा हूँ, सुनना। बीमा का मूल आधार सहकारिता मतलब होता है हम की भावना को सहकारिता बोलते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत के आधार पर ही जोखिम की रक्षा का भार संपूर्ण समाज पर कर दिया जाता है। इसका आशय यह कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति दुर्घटना पर डर हो और इससे बचने के लिए प्रायः सभी व्यक्ति बीमा कराते हैं, बीमा प्रीमियम अदा करते हैं, किंतु वास्तव में 1 से 5 व्यक्ति ही दुर्घटना, जैसे ऐसा तो नहीं है कि आपके साथ दुर्घटना नहीं होगा, ये आप मानते हो ना कि आपके साथ दुर्घटना नहीं होगा, ये आप अनिश्चित है, आप नहीं बोल सकते कि नहीं होगा, किंतु ना हो ऐसा भी नहीं हो सकता। अर्थात घर में 5 व्यक्ति हैं, जरूरी है 5 में से 5 का एक्सीडेंट हो, ऐसा नहीं हो सकता। या तो किसी एक व्यक्ति का होगा, 2 का होगा, या ऐसा भी होगा कि किसी को ना हो, लेकिन फिर भी अनिश्चित है ना, बोल तो नहीं सकते ना कि नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में दुर्घटना बीमा करा लेना चाहिए। हो सकता हो गया हो तो उसकी जो हानि हो, क्षतिपूर्ति हो, उससे हमको पैसा मिल जाए, है ना। तो 1 से 5% व्यक्ति ही दुर्घटना होते हैं, ऐसे में 1 से 5% लोगों की सुरक्षा का भार समस्त बीमा कराने वाले व्यक्ति पर दिया जाता है, यही सहकारिता का सिद्धांत है।
संभावित का सिद्धांत, संभाविता को संभावना भी कहते हैं। यह किसी घटना के घटने या न घटने की अनिश्चितता को संभावित करता है। आप जैसे ट्रेवल कर रहे हो, गाड़ी लेके जा रहे हो, बोल सकते हो क्या कि मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा, या मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मैं कभी गिरूंगा नहीं, है ना, या कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है तो उसका एक्सीडेंट नहीं होगा, ये नहीं बोल सकते। ये संभावना है भी और नहीं भी, किसी की अनिश्चितता, निश्चित को नहीं बता सकते आप कि होगा कि नहीं होगा, इसी को बोलते हैं संभाविता का सिद्धांत। ठीक, उसके बाद आता है बीमा संविदा के लक्षण या अन्य सिद्धांत। जैसे बीमा संविदा के लक्षण में बताया है, पहला प्रस्ताव एवं स्वीकार्यता, स्वतंत्र सहमति, है ना, सक्षम पक्षता, वैध उद्देश्य, है ना, वैध प्रतिफल, बीमा हित, परम सद्भावना और क्षतिपूर्ति आश्वासन, ये सब इसके सिद्धांतों के लक्षण हैं। उसके बाद आता है बीमा के अन्य सिद्धांत। पहला बोलता है बीमा हित का सिद्धांत। बीमा हित का सिद्धांत, बीमा हित का आशय बीमा हित संविदा के एक वैध सत्य से है। बीमा हित का आशय बीमित वस्तु की सुरक्षा से बीमादार का हित सुरक्षित रहने हैं। बीमित वस्तु नष्ट होने पर बीमादार का हानि होने से, है ना, जैसे आप कोई वस्तु का बीमा करा रहे हो, है ना, और अगर उस वस्तु का हानि पहुंच जाती है तो आपको वह पैसा मिल जाएगा। अगला होता है भारतीय समुद्री बीमा अधिनियम 1963 की धारा 7 के अनुसार कोई व्यक्ति किसी समुद्री उद्यम तभी हितबंद होगा जब उद्यम से या किसी बीमा योग्य संपत्ति से उसका कोई विधिक या साम्य संबंध हो। अर्थात आप जब समुद्र के मार्ग से सामान लेके आते हो तो सामान को जहाज में लादने और सामान पहुंचने के बंदरगाह में उतरने तक उन बीच की दूरी का ही बीमा होगा। अगर उस बीच में, मतलब आप एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह के बीच में, है ना, समुद्र के मार्ग से, अगर उस मार्ग के बीच में यदि आपको सामान की हानि होती है तब आप उस बीमा का क्या कर सकते हो, दावा प्रस्तुत कर सकते हो और उससे राशि प्राप्त कर सकते हो। किंतु आप सामान को बंदरगाह तक ला दिए, अब सामान निकालकर गोदाम में रखे हो, डक यार्ड में रखे हो, है ना, और वहां पर आपको सामान हानि पहुंच गई, तो आप उस सामान का समुद्री बीमा कभी नहीं मांग सकते। केवल समुद्र के रास्ते पर होने वाली हानि का ही समुद्री बीमा आप मांग सकते हो। बोलता है अन्य शब्दों में यदि बीमादार की बीमित विषय वस्तु को ऐसी नियतित संबंध हो कि उसे सुरक्षित रहने के लिए लाभ में हो तो उसकी क्षति या हानि होने पर आर्थिक हानि होती, तब वह विषय वस्तु का बीमा योग्य हित कर सकता है। ठीक, बीमा हित की शर्तें क्या क्या बताया है। पहला बोलता है बीमा की विषय वस्तु सुनिश्चित होनी चाहिए, जैसे जीवन, संपत्ति, कोई दायित्व या गारंटी। आप उसको बताओगे कि मेरी जो संपत्ति कितने साल की तक चलेगी, कितने रुपए की है ना, ये सब आपको बताना पड़ेगा। दूसरा, जिस घटना के लिए बीमा कराया जा रहा है उस घटना के घट जाने पर बीमा कराने वाले व्यक्ति को आर्थिक हानि होने या घटना घटित न होने पर लाभ की संभावना होनी चाहिए। तीसरा बोलता है बीमित विषय वस्तु के बीमादार का कानूनी संबंध अधिकार आवश्यक, आप उस पर क्लेम कर सकते हो, ये बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, है ना। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत अर्थात आप जो बीमा कंपनी से बीमा कराए हो उस बीमा को कराने के लिए जो भी आपको क्षतिपूर्ति मिलेगी, जिसका आप प्रीमियम भरकर हानि पहुंचने की स्थिति में आप जो उससे पैसा प्राप्त करोगे उसको ही बोला जाता है क्षतिपूर्ति सिद्धांत। मैं एक नया टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, पुनर्बीमा। पुनर्बीमा मतलब होता है जैसे आप बीमा कराए हो, जैसे मेरे पास बीमा की कंपनी है, कोई व्यक्ति आया और 1 करोड़ 2 करोड़ का बीमा करा दिया, बहुत बड़ी कंपनी थी, वो उसका बीमा करा के चला गया, मैंने बीमा भी कर दिया। अब बताओ यदि उसकी उस संपत्ति का जिसका वो 1 करोड़ का बीमा कराया है, अगर उस 1 करोड़ की संपत्ति का एक्चुअल में वास्तविक में अगर उसको हानि पहुंचती है तो पूरा 1 करोड़ का मेरे को नुकसान देना पड़ेगा। अगर उसकी वास्तविक हानि हो गई तो 1 करोड़ का नुकसान देना पड़ेगा। तो सोचो मैं 1 करोड़ का नुकसान कहाँ से लाऊंगा। तो ऐसी स्थिति में 1 करोड़ का वो तो बीमा करा लिया, मतलब मैंने उसको वचन दे दिया कि आपको यदि कोई हानि पहुंचेगी तो मैं 1 करोड़ आपको दूंगा। अब मैं जो हानि उसको 1 करोड़ रुपए दूंगा तो मेरे को तो 1 करोड़ की हानि है ना, तो उस हानि से बचने के लिए मैंने क्या करा दिया, किसी दूसरी बीमा कंपनी से क्या करा दिया, बीमा करा दिया। अर्थात बीमा का मैंने बीमा करा दिया, तो ऐसे ही बीमा को बोला जाता है पुनर्बीमा, अर्थात बीमा का बीमा कराना। पढ़ रहा हूँ, सुनिए। प्रत्येक बीमा कंपनियां प्रयास करती है कि अधिक से अधिक बीमा संस्था की व्यवसाय में वृद्धि होने से कंपनी की आय में वृद्धि हो। कभी कभी विशिष्ट प्रकार की बीमा के कारण बीमा कंपनी को जोखिम उठाना पड़ता है।
इसकी वजह क्षमता असीमित हो सकती है। ऐसी असीमित वहन क्षमता के कारण बीमा संविदा करना बंद कर दे तो कारोबार निवृत्ति नहीं होगी। इस समस्या के समाधान के लिए पुनर्बीमा लागू किया गया। पुनर्बीमा क्या है, पढ़ रहा हूं। पुनर्बीमा एक प्रकार का बीमा होगा। मैंने बताया ना, बीमा का बीमा। संपूर्ण बीमा जिसका एक भाग का जोखिम बीमा कंपनी वहन करने में असमर्थ हो तो उस भाग का अन्य बीमा कंपनी से बीमा कराया जा सकता है, पुनर्बीमा कहलाता। क्लियर? तो ये तो था पुनर्बीमा। उसके बाद आता है बीमा का महत्व, है ना। तो बीमा का महत्व में पहला पॉइंट होता है व्यवसायिक लाभ। व्यवसाय को क्या क्या लाभ होता है, दूसरा समाज को क्या लाभ होता है, और तीसरा व्यक्ति को क्या क्या लाभ होता है। इसको आप लोग पढ़ेंगे और ये बीमा का टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं संचार के माध्यम से पढ़ाऊंगा और नया टॉपिक हम लोग चालू करेंगे। तो जितना मैंने पढ़ाया है बीमा के बारे में, इसको आप अच्छे से समझेंगे, याद करेंगे इससे संबंधित क्वेश्चन को, और इसको एक बार अपने घर में रीड करेंगे। क्लियर है?